या यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। ये जो फोर्स हो गया, डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी हो गया, कई सारी चीजें आएंगी अभी आगे आपके जीवन में। इन सबको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। दो चीजें बस चेंज ना हो, पैरेलल इधर उधर भागने लगे, ऑपरेशन करे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर सेम ही रहेगा। दूल्हा बन के तैयार हुआ, वो हो गया ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर का मॉड और b वेक्टर का मॉड cos थीटा। और भैया यहाँ पर आपको मुबारक हो, आप डिराइव कर चुके हैं। तो हेलो मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, मैं आपका अनुराग पटेल श्री नारायण विद्यापीठ की तरफ से आज जेई मेंस और एडवांस और नीट के लिए वेक्टर का पहला लेक्चर लेकर के आया हूँ। और यहाँ से आपका जेई का कोर्स स्टार्ट होता है। आज हमारा जेई का पहला लेक्चर है जिसका नाम है वेक्टर लेक्चर 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जेई की जर्नी स्टार्ट करेंगे आज से। हाँ, यहाँ पर ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें जरूर देखेंगे कि आज हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और उसके बाद हालांकि जब वेक्टर की बात आ ही गई है तो डायरेक्शन की बात तो आनी ही पड़ती है भाई। तो यहाँ से नॉलेज ऑफ डायरेक्शन एंड वेक्टर्स के बारे में समझेंगे। और उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में भी समझेंगे कि वेक्टर्स के कितने तरीके होते हैं। फिर वेक्टर्स का जोड़ना घटाना एंड ऑल एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और फिर एडिशन के एक दो लॉज भी हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ये सब आपको वेक्टर के लेक्चर में पता चल जाएगा। अच्छा, ये स्लाइड इसलिए रख दी कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो जिसको किसी पर्टिकुलर इसमें टॉपिक में डाउट है, तो वो यहाँ से इस लेक्चर से अपना सॉल्व कर सकता है। तो भैया यहाँ से आज हम लोग वेक्टर की जर्नी स्टार्ट करते हैं। वेक्टर का पहला लेक्चर है ये। और मेरे ख्याल से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात ये बता दूं कि वेक्टर मैक्स टू मैक्स 4 या 5 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। तो 4 या 5 लेक्चर तक आप बने रहेंगे तो आपका ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं कई बार ऐसी कोशिश करता भी हूँ कि जो चैप्टर यहाँ पर या जो लेक्चर यहाँ पर डिस्कस करूँ, इस लेक्चर के ये जो पीपीटी के नोट्स हैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूं। तो इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। मतलब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन नोट्स माने ये प्रेजेंटेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उस पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा मैं अपनी टीम से गुजारिश कर लूंगा। तो आज हम लोग भैया बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इसलिए रखा है क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, आप मेरे साथियों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ाई करी होगी 9th में या फिर 11th में आने से पहले, आने के जस्ट बाद जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर रहा होगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स की वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। वो क्वांटिटीज जो मेजरेबल होती हैं, जिनको हम डिवाइसेस से, इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वैसे तो यूनिट एंड डायमेंशन में जब हम पढ़ते हैं या फिजिक्स में नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। लेकिन ये हमारा अभी चैप्टर थोड़ा अलग है। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग किन्हीं और दो तरह से समझते हैं। और वो दो तरह हैं, सॉरी 3 तरह हैं। फिलहाल तो 3 तरह हैं, बाकी आगे हम दो के बारे में ही अधिक पढ़ेंगे, तीसरे के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अभी 3 तरह हैं, एक है हमारे पास स्केलर और दूसरा है वेक्टर और तीसरा है टेंसर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी मिजरेबल क्वांटिटी इन फिजिक्स बिलोंग्स टू वन ऑफ 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाउ मच इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू डिस्क्राइब इट फुल्ली। ठीक है, तो अब यहाँ से हम बात करते हैं कि भैया 3 तरह की क्वांटिटीज हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। कई बार मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 3 तरीकों में डिवाइड कर तो दिया, लेकिन अब ये करने का हमारा पर्पस क्या है? ये करने का पर्पस जो है उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और वापस से स्लाइड पे आएंगे।
ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसमें ये एक हमारे पास नदी बह रही है और यहाँ पर एक रास्ता गया है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली हैं। यहाँ पर ये पुल बना है और ये रास्ता गया हुआ है। ठीक है? तो अब अगर हम इस नदी को और इस रास्ते को इन दोनों को गौर से देखें और हम सोचें कि यहाँ पर हमारा कोई छोटा भाई यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक? यहाँ पर एक बंदा कोई खड़ा हुआ है। अब ये बंदा क्या करना चाहता है? अब ये बंदा इधर की ओर जाना चाहता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बहुत गौर से अगर आप देखना चाहें, तो देखेंगे कि ये बंदा इधर की ओर ये नदी में जाना चाहता है। अब इसने कहा कि मैं यहाँ से यहाँ तक गया, ये कुछ डिस्टेंस डी मैं यहाँ से यहाँ तक गया। अब ये कह देगा कि मैं डिस्टेंस डी चला, मैं इतनी लेंथ मैंने कवर की, तो ये बात एकदम सही हो गई। ये बात हमने अपने दिमाग में बैठा ली कि भैया इसने इतनी डिस्टेंस कवर की। लेकिन अब इसमें 1-2 बातें थोड़ी और पेचीदा हो जाएंगी। अगर मान लो कोई मछुआरा यहाँ पर इसका वेट कर रहा है इस जगह पर, ठीक है? तो अब वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि ये बंदा इतना लंबा ना चल के मेरे पास सीधा यूं आ जाए। मतलब अब क्या हुआ, अब उसने इस जो क्वांटिटी है यहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड था ये डिस्टेंस का, इसमें उसने डायरेक्शन जोड़ दी। उसको अब क्या लग रहा है, अब उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि ये बंदा इतना चल रहा है, उसके दिमाग में अब ये चलेगा कि ये बंदा नदी की ओर कितना चलेगा। समझ गए? अब वो चाहेगा कि भैया ये बंदा नदी की ओर इतना चल जाए। अब ये इतना चले, चाहे इतना चले, चाहे इतना चले, चाहे ये बंदा इतना ही चले, लेकिन ये हर पोजीशन में नदी की ओर तो उतना ही चल रहा है, जितना उसकी नदी से डिस्टेंस है। तो ये जो नदी की ओर शब्द आ गया कि ये इतनी डिस्टेंस नदी की ओर चल रहा है। ये जो बात आ गई, ये बात आ गई वेक्टर। मतलब अब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड था, अब जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू थी, अब जो हमारे पास लेंथ थी, उसके साथ अब एक डायरेक्शन और जुड़ गई। और जैसे ही हमारे पास लेंथ के साथ डायरेक्शन जुड़ जाती है, वैसे ही उसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए कि अगर ये इधर की ओर चल रहा है, अब ये कैसे भी इधर की ओर चले, अब इसको हम डायरेक्ट तो सॉल्व करके बता नहीं सकते कि कितना चलेगा, क्या होगा। तो अब इनको हमें कुछ अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत पड़ती है कि इनको जोड़ा कैसे जाए, घटाया कैसे जाए, गुणा कैसे किया जाए। इन सब चीजों को समझने के लिए कि जब हमारे पास किसी क्वांटिटी के अंदर, किसी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन जैसी चीजें आ जाएं, कि मतलब मान लो कोई बंदा चल रहा है 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इधर चल रहा है, किधर भी चल रहा है। अगर हमने कह दिया कि बंदा 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रहा है, इसका मतलब वो पूरब की ओर कितना गया हमें कोई मतलब नहीं है, पश्चिम की ओर कितना गया हमें कोई मतलब नहीं है। घूम फिर के वो दक्षिण की ओर कितना आया, हमसे सिर्फ इससे मतलब होगा। और उसको हम इमेजिन करके या अलग अलग तरीकों का प्रयोग करके हम उसके सम्स और मल्टीप्लाई और ये सब चीजें हम उसमें करेंगे। और इन सब चीजों को मतलब किसी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को पढ़ने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ने की चेष्टा करते हैं। अब भैया यहाँ पर आते हैं। अब अगर हमें यहाँ पर इन इन सब बातों से ये समझ में आ गया कि डायरेक्शन का क्या मीनिंग है, तो अब हम इसके आगे यहाँ पर ये चीजें समझ सकते हैं। अगर बहुत अच्छे से अभी भी डायरेक्शन के बारे में समझ में नहीं आया, तो भी हम लोग 5 लेक्चर इस बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। हर स्लाइड में, हर क्वेश्चन में, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की बातें करेंगे। तो आपको धीरे धीरे डायरेक्शन के बारे में फील आना चालू हो जाएगा। और फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ फील। फिजिक्स जो है वो महसूस करने का विषय है ना? फिजिक्स क्या है? महसूस करने का विषय है। तो यहाँ पर हम जो भी चीजें पढ़ेंगे उनको महसूस करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया 3 तरह की क्वांटिटीज हैं। एक स्केलर हो गई। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे अगर हमने वजन तौला, अब मान लो हम वजन तौल रहे हैं, तो वजन में कोई डायरेक्शन नहीं है ना? मान लो मास मास जो हमारे पास है, अब मास आम के अंदर जितना गूदा है उतना ही गूदा है। अब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि वो गूदा नीचे की ओर कितना है, बाहर की ओर कितना है, या दाएं बाएं कितना है, उसका कोई मतलब नहीं है ना? गूदा जितना है उतना है। अब ये पेन है, अब इस पेन के अंदर जितने एटम्स भरे हुए हैं, जितना पार्टिकल है इसके अंदर, जितना मलबा भरा हुआ है उतना ही है। डायरेक्शन का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से मास हो गया हमारे पास। और जैसे टाइम हो गया। अब टाइम अब कोई मतलब अब आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आपका 1 घंटा हो गया, 1 घंटा वो 1 घंटा ही होगा, चाहे आप दाई तरफ से देख लो घड़ी को, चाहे बाई तरफ से देख लो, ऊपर से देख लो, किधर से भी देख लो।
टाइम जो है वो आपका उतना ही रहेगा डायरेक्शन का, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन अब वेक्टर क्वांटिटीज, अब वेक्टर जो हमें इस चैप्टर में कायदे से पढ़ना है वही है अपना वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में अगर हम समझें तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे, अब एक बात आपको हम समझाते हैं, जैसे ये बॉटल है, अब इस बॉटल पे फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करेगी। अब आप समझना कि मैं इसी हाथ से उतना ही फोर्स लगाऊंगा, इसी हाथ से उतना ही फोर्स लगाऊंगा, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह लगाऊंगा, और आपको दिखेगा कि भैया ये बोतल अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रही है। अब अगर मान लो इसी बोतल पे मैं इधर से फोर्स लगाऊं तो ये आगे की ओर बढ़ती है। देखो अगर मैं इधर की ओर यूं फोर्स लगाऊं तो ये आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन इसी बोतल पे अगर मैं यहां पर यूं फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट करने लगती है। समझ गए? इसी बोतल पे अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट करने लगेगी। इसी बोतल पे अगर मैं इधर की ओर से उतना ही फोर्स लगाऊं तो ये इधर की ओर भागेगी। समझ गए नहीं समझ गए? मतलब फोर्स क्या हो गया, अगर हम फोर्स इस पे अलग अलग तरफ से अलग अलग डायरेक्शन से लगाएं और सेम मैग्नीट्यूड में लगाएं तो उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग होगा। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये डायरेक्शन पे डिपेंड रहा है। अब जैसे अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में अगर हमने कह दिया कि एक बंदा नॉर्थ से साउथ की ओर 10 किलोमीटर चला, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए वेस्ट की ओर कितना है, तो जीरो है, वेस्ट की ओर वो चला। और अगर वही मैं कह दूं कि डिस्प्लेसमेंट साउथ की ओर कितना है तो 10 किलोमीटर है। वही मैं कह दूं कि डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ की ओर कितना है तो -10 किलोमीटर है। वही डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूं कि ईस्ट की तरफ कितना है तो जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट प्रॉपरली डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन के बिना डिस्प्लेसमेंट को पूरी तरह से स्टडी नहीं किया जा सकता। समझ गए? तो इसलिए इन सब चीजों को हम, ये जो फोर्स हो गया, डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी हो गया, कई सारी चीजें आएंगी अभी आगे आपके जीवन में, इन सबको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब ये बीच का फंस गया टेंसर। ठीक। अब इसने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया क्या है, हमेशा ये जुड़ते हैं। अब मान लो जैसे कि टाइम है, टाइम चलता चला जाता है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास मास हो गया, मास का कोई डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी नहीं है। अब यहाँ पर जैसे फोर्स था, अब फोर्स के साथ क्या हुआ, फोर्स के साथ क्या हुआ कि फोर्स मान लो अगर यूं लगाओगे तो उसका इम्पैक्ट अलग है, यूं लगाओगे तो उसका इम्पैक्ट अलग है, यूं लगाओगे तो उसका इम्पैक्ट अलग है। लेकिन इसमें क्या है, टेंसर में, टेंसर का ज्यादा डायरेक्शन पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आमने सामने आ गए तो डायरेक्शन में भिड़ जाएंगे। ये मैटर होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मल्टी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज जनरलाइज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, एग्जांपल क्या है, जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब टेंसर है। जैसे मान लीजिए कि अपने पास इलेक्ट्रिक करंट हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट भी टेंसर है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, मान लो एक करंट सामने से आ रही है, दूसरी करंट उधर से आ रही है, वो दोनों किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हों, लेकिन अगर सामने सामने आएंगे तो डायरेक्ट घट जाएंगे। समझ रहे हो, डायरेक्शन का इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से वेक्टर में पड़ता था उस तरह से डायरेक्शन का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह की क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीन क्वांटिटीज का फर्क पता चल गया, तीन तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और टेंसर क्वांटिटीज। तो अब भैया हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात देखते हैं क्या है। अब अगर मान लो हमने वेक्टर पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया है, तो अब डायरेक्शन के बारे में जानने से क्या परहेज। अब भैया डायरेक्शन जान लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या होता है, अगर हम कई बार जैसे आगे चल के हम वेक्टर में अपनी अलग एक्सिसेस और डायरेक्शंस डिसाइड करेंगे, डायमेंशन डिसाइड करेंगे, वो सब अलग बात है, लेकिन बेसिकली दुनिया में डायरेक्शन चार आई, जो पूरा वर्ल्ड मानता है, पूरा विश्व मानता है, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। तो अगर हम पेन पेपर पे या फिर बोर्ड पे कहीं पर भी हम डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे, तो हम हमेशा स्टैंडर्ड तरीके से ऊपर की ओर नॉर्थ मानेंगे। और जब हम ऊपर की ओर नॉर्थ मान लेंगे तो हम हमेशा अपने राइट साइड ईस्ट मानेंगे और वेस्ट साइड क्या बोलते हैं इधर, वेस्ट साइड वेस्ट मानेंगे, बिल्कुल सही बात है। और ये हमारे पास हो गया साउथ, मतलब नीचे की तरफ हम साउथ मानेंगे। ठीक है।
तो ये हमारे पास हो गया नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। अभी इसका कई बार हम लोग कई जगह पे यूज करते हैं। अब आगे आने वाले पूरे फिजिक्स में कई सारे सवाल आएंगे जहां पर इस तरह की डायरेक्शंस का यूज होगा, जहां पर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इधर उधर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको ये डायरेक्शन का जो नॉलेज है ये बहुत काम आएगा कि हमेशा पेपर उठाओ, ऊपर की ओर नॉर्थ रखो और नीचे की ओर साउथ रखो, और इधर अपना ईस्ट और इधर वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट साइड अपना ईस्ट हो गया और लेफ्ट साइड अपना वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास नॉलेज ऑफ डायरेक्शन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर बात आती है की प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर की कुछ की प्रॉपर्टीज हैं। अब क्या है कि अब हम धीरे धीरे वेक्टर के अंदर घुसना चालू कर रहे हैं। ठीक, अभी हमने डायरेक्शन के बारे में बात कर ली। अब वेक्टर क्वांटिटी की कुछ एक आध की प्रॉपर्टीज हैं। पहली बात क्या हुआ, इनवेरिएंस अंडर ट्रांसलेशन मूविंग अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ डज नॉट चेंज इट वैल्यू, ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैटर, नॉट पोजीशन। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई वेक्टर है, अब वो उसको आप किधर भी शिफ्ट कर सकते हो, बस पैरेलल होना चाहिए। जैसे इसका मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो हमने कहा कि कोई बंदा है, वो नॉर्थ से साउथ चल रहा है। हमने कहा एक बंदा 10 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ चल रहा है। वो साउथ से नॉर्थ चल रहा है, तो साउथ नीचे नॉर्थ ऊपर है। तो चाहे ये कह लो, चाहे यहां बना लो, चाहे यहां बना लो, चाहे यहां बना लो, अल्टीमेटली बस वो नॉर्थ से साउथ चलना चाहिए। तो अब ये पैरेलली किधर भी शिफ्ट हो सकता है, बस अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप ना चेंज करो, बस उसको पैरेलली इधर उधर पोजीशन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको पैरेलली आप इधर उधर आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। समझ गए? तो इस ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये यही कहती है कि किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई प्रभाव कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भैया अगर अगली बात करें, देखें कंसिस्टेंसी ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, कंसिस्टेंसी ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इफ नाइदर द डायरेक्शन नॉर द मैग्नीट्यूड चेंजेस ड्यूरिंग एन ऑपरेशन द वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। इससे कहने का मतलब ये है, कोई भी ऑपरेशन हो, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, तो वेक्टर सेम रहेगा। देखो, इतना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड बातें वो मैंने लिख दी है क्योंकि दिखने में अच्छी लगती हैं और कई बार थ्योरी में काम आती हैं। बस अपने को वेक्टर के बारे में जो डेफिनेशन में पढ़ा है उसको गांठ बांध लेना, उसको पकड़ लेना है कि भैया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऐसे जप जपो एकदम। प्रेमानंद महाराज जी राधा 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 जपते हैं महाराज जी, ऐसे हम लोग यहाँ पर बस दो शब्द जपेंगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दो चीजें चेंज ना हो, इधर उधर भागे, ऑपरेशन करे, जुड़े घटे, कुछ भी करे, बस क्या हो, डायरेक्शन इधर उधर चेंज ना हो, ये यूं थी यूं हो गई, यूं थी यूं हो गई, डायरेक्शन चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, दो चीजें बस चेंज ना हो। पैरेलल इधर उधर भागने लगे, ऑपरेशन करे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर सेम ही रहेगा। समझ में आ गई बात भैया? नेक्स्ट बात आते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां पर बच्चे कई बार बहुत ग्लिचेस कर देते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कब हम लेते हैं, जब उन दोनों की या तो टेल से टेल जुड़ी हो या तो हेड से हेड जुड़ा हो। अब जैसे मान लो कि हमने यूं एक मुक्का मारा और यूं एक मुक्का मारा, एंगल भैया यही वाला होगा ना, कभी ये वाला एंगल थोड़ी होगा कि ये मुक्का आगे बढ़ा के वो इसे जोड़ दो, ये टेल और हेड जोड़ दो और यहाँ पे टेल और हेड जोड़ के ये एंगल ले लो। नहीं भैया, जहां मुक्का मुक्का लड़ेगा वही तो एंगल लिया जाएगा, और या तो आगे करके यूं जोड़ दो तो ये वाला एंगल ले लिया जाएगा, या तो पूछ पूछ जुड़ जाए और या तो सर सर जुड़ जाए, तभी तो उसका एंगल हम ले पाएंगे। तो वही भैया यहाँ पर देखो, चाहे टेल टेल जोड़ के थीटा ले लो और चाहे हेड हेड जोड़ के। अब जैसे यहाँ देख लो, ये देखो टेल ऐसे ऐसे हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया था, हम एंगल क्या करेंगे, ए वेक्टर को आगे बढ़ा लेंगे, फिर हम ये वाले एंगल को कंसीडर करेंगे। समझ गए भैया? इस वाले एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास दो बातें हो गई कि हमेशा टेल टेल जोड़ के या कई बार हेड हेड जोड़ के भी हम लोग एंगल के बीच का वेक्टर मेजर कर लेते हैं। ठीक है भैया? तो ये हमारे पास हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा लोग गलत वेक्टर, कई बार लोग गलत वेक्टर का एंगल बता देते हैं। ठीक है?
हाँ, एक बात बस और सुन लो, थोड़ा एडिशनल है, 1 सेकंड का टाइम, 1 मिनट का टाइम लेगा कि भैया ये जो चैप्टर वेक्टर है, ये मैंने यहाँ से इसलिए और चालू किया है कि ये चैप्टर पूरी फिजिक्स के 1-2 चैप्टर हैं जिसमें बहुत रेयर यूज होता है। बाकी हर चैप्टर में वेक्टर, अब जैसे आपको पोइट्री पढ़ने के लिए छोटा बड़ा छोटी बड़ी मतलब काका गागा पढ़ने की जरूरत पड़ती है, वैसे फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको वेक्टर की जरूरत पड़ती है। बिना वेक्टर पढ़े अगर आप कहो कि आप फिजिक्स समझ जाओगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। फिजिक्स तो आप बिना वेक्टर पढ़े समझ सकते ही नहीं हो। ठीक है, तो भैया अब वेक्टर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि वेक्टर कितनी तरह के होते हैं। तो वेक्टर एक एक करके एक बारी बारी एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में चलते हैं। सबसे पहले कह रहा है इक्वल वेक्टर्स। फिर वही बात आ गई कि वेक्टर सिर्फ दो चीजें, नाम जपने, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, दैट्स इट। ठीक। तो अब भैया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की अगर बात करनी है, मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, जब कोई दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। जब मान लो कि दो वेक्टर हैं, इसका मैग्नीट्यूड, मान लो मेरे दो हाथ है, ये कहीं पे मुक्का ऐसे मारे, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि मैं दोनों हाथों से लगभग सेम बल लगाऊंगा। ठीक है, वैसे बायो कहती है कि दोनों हाथों से सेम बल नहीं लगता है, लेकिन भैया दोनों हाथों से मैं अगर सेम बल लगा दूं और डायरेक्शन भी ये सामने की रखूं, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, दैट्स इट। तो इसको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जब भैया मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, और देखो एक तरफ ही लग रहे हैं F1 और F2, और यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर। हाँ, मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग मॉड लगाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मॉड का प्रयोग करते हैं। तो मॉड ऑफ F1 इक्वल टू मॉड ऑफ F2 जब हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि भैया, और ऊपर से डायरेक्शन तो सेम है ही, जो हमें फिगर में साफ साफ दिख रही है, तब हम इसको कहेंगे कि ये भैया हमारे पास F1 और F2 जो है, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। सेकेंड बात करते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स। ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं कि जब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ठग ऑफ वॉर चल रहा है, ये तीन भाई इधर हैं, ये तीन भाई इधर हैं, और दोनों के बराबर बीच में बराबर रस्सी लगी हुई है, मतलब कि ये दोनों भाई जो हैं, ये दोनों तरफ की जो टीम्स हैं, ये अभी ठग ऑफ वॉर में लगभग सेम फोर्स पे वर्क कर रहे हैं, है ना। तो मतलब दोनों का इधर इधर देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है, अभी कोई जीत तो रहा नहीं, जब कोई जीतेगा तब एक तरफ का फोर्स ज्यादा होगा। तो अभी लगभग दोनों की तरफ मैग्नीट्यूड सेम है, और डायरेक्शन जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा। बीच में थीटा जो है 180 डिग्री का है। तब इसको हम क्या कहते हैं, ऑपोजिट वेक्टर्स। क्या कहते हैं भैया, ऑपोजिट वेक्टर्स। भैया अगला देख लेते हैं, वेक्टर क्लासिफिकेशन में पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल एंटी पैरेलल में क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड सेम होने की कोई गारंटी नहीं होती है, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, बस होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो पैरेलल हो जाएंगे, डायरेक्शन एकदम सेम हो तो पैरेलल हो जाएंगे, और डायरेक्शन एकदम विपरीत हो, ये इधर जा रहा हो और ये इधर जा रहा हो, तो हमारे पास ये हो जाएगा एंटी पैरेलल। मतलब पैरेलल का मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो, और यहाँ दोनों के बीच में जो एंगल हो वो 180 डिग्री हो। देख लो भैया कितना है, 180 डिग्री, समझ गए, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भैया हमारे पास या तो दोनों के बीच में अगर 180 डिग्री है तो इसको हम एंटी पैरेलल कहेंगे, और अगर 0 डिग्री है तो इसको हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। तो अब भैया अगले उस पे आते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स भैया क्या होते हैं, वो वेक्टर्स जो lie along the same straight line regardless of magnitude। लगभग कोलिनियर वेक्टर्स एक तरह से पैरेलल वेक्टर्स की तरह होते हैं, बस इनकी पोजीशन भी सेम हो जाए, जब एक दूसरे के ऊपर लाई करने लगे तब इनको हम कोलिनियर, मतलब सब सही समझ में आ रहा है कि एक लाइन पे आ जाएं। ठीक है, तो इस तरह के वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। बात आती है कोप्लेनर वेक्टर्स की। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में चलते हैं। अब एक ही प्लेन में चलने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट धरती पे कर रहे हो, सड़क पे, अब जैसे बस है, कार है, बाइक है, तुम पैदल चल रहे हो, तो जितने भी वेक्टर बनाते हो सब कोप्लेनर वेक्टर बनाते हो, सीधा चले इधर मुड़े, सीधा चले उधर मुड़े, उधर मुड़े, उधर मुड़े, उधर मुड़े,
तो ये सारे जो वेक्टर थे ये लगभग अर्थ के एक प्लेन पे बनते हैं। लेकिन अगर मान लो कि तुम हेलीकॉप्टर से उड़ गए, तो अब तुम इस प्लेन को छोड़ चुके हो। अब तुम आगे भी जा रहे हो, ऊपर भी जा रहे हो, दाएं भी जा रहे हो, बाएं भी जा रहे हो, तो अब तुम एक प्लेन में नहीं हो। एक प्लेन का मतलब समझते हो? जैसे वेक्टर हो तो इस प्लेन में ही हो, एक एकदम सीधा प्लेन में ही हो, एक प्लेन में सी ठीक। जैसे कि मान लो ये हमारा बोर्ड एक प्लेन है, तो अगर तुम चलो तो सिर्फ इसी पे इधर जाओ, 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 कहीं भी जाओ, बस इस ब्लैक बोर्ड से बाहर मत निकलो, डिजिटल बोर्ड से, और ना इसके अंदर जाओ, एक प्लेन पे चलते रहो, तो उसको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे यहाँ पर देखो एक ये वेक्टर भी है अपने पास, ये भी देखो एक प्लेन में, ये सारे इस वाले प्लेन में पड़े हुए हैं। ये भी इस प्लेन में, इस प्लेन में, इस प्लेन में, सब ये सब एक प्लेन में पड़े हुए वेक्टर्स हैं। तो इनको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है नल वेक्टर्स। नल वेक्टर्स क्या होते हैं? जीरो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज अनडिफाइंड, डिनोटेड जीरो वेक्टर्स। मतलब क्या हुआ कि वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है, जीरो वेक्टर कहलाते हैं। डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है, जीरो वेक्टर का मतलब कि मैग्नीट्यूड कुछ तो है नहीं, तो डायरेक्शन हो गई अनडिफाइंड, तो इनको हम कहते हैं जीरो वेक्टर्स। समझ गए? अच्छा, तो यार नल वेक्टर भी कहते हैं। अब अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो यहां तक हम लोग वेक्टर के बारे में समझ चुके हैं, और यहां तक हम लोग वेक्टर की क्लासिफिकेशन के बारे में भी समझ चुके हैं। तो अब हम लोग जो है वेक्टर के बारे में आगे पढ़ना चालू करेंगे। वेक्टर के ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे, ठीक है? अब हम वेक्टर के ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे। ऑपरेशंस माने कि, ऑपरेशन माने कि अगर मान लो कोई वेक्टर है, अब मान लो कि अगर कोई वेक्टर ये ऐसे करके ए वेक्टर है, मान लो ये कोई ए वेक्टर है। अब इस वेक्टर को अगर 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 ए वेक्टर। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब क्या है कि स्केलर अगर कोई वैल्यू है, स्केलर वैल्यू का मतलब कांस्टेंट या कोई न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक वैल्यू या फिर ए बी सी डी कोई कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक रियल नंबर से, तो वी गेट अ न्यू वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 3 ए वेक्टर मिलता है। 3 ए वेक्टर का मतलब ये हुआ कि जो नया 3 ए वेक्टर आया है उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर ही रहेगी। लेकिन भैया उसकी डायरेक्शन जो है, उसकी जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर ही रहेगी, लेकिन वो अब 3 गुना हो जाएगा। पहले अगर ए वेक्टर था, पहले ये इतना था, मान लो अगर पहले इतना ए वेक्टर था, तो अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये 3 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, तो वो जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाता है और डायरेक्शन वही सेम रहती है, और इस वेक्टर का स्केलर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई होता है, नॉर्मल अंक गणित में, अर्थमेटिक में मल्टीप्लाई होता है। तो ये यहाँ पर हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब मेन बात आती है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स को समझने के लिए थोड़ा अब जो है हम लोग इस बात को समझेंगे और इस पे मंथन करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर है क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब है किसी वेक्टर को जोड़ देना, किसी वेक्टर को जोड़ देना। जैसे मान लो कि हमें एक चीज पता चली कि जैसे मान लो यहाँ पर हम ये वाली स्लाइड एक बार फिर से खोलते हैं। कहाँ गई भैया हमारे पास ये वाली? यहाँ पर हम ये नदी को एक बार फिर से देखते हैं, और इस नदी को देखने के लिए हम एक चीज बताते हैं आपको। ये हटा देना पड़ेगा यहाँ पर। टूरूरू। अरे हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर मान लो एक बंदा जो है वो यहाँ से चला, ठीक, या एक बंदा मान लो यहाँ से चला, और वो यूं गया, वो यूं गया, ठीक है। अब उसके बाद वो बंदा यूं चला। अब अगर आपने ये कह दिया
कि ये बंदा पहले 10 किलोमीटर चला और फिर ये बंदा 5 किलोमीटर चला, ऐसे और ऐसे। अब अगर हमसे कोई कह दिया कि इसमें नदी की ओर कितना चला था इस वाले में, और इस वाले में नदी की ओर कितना चला था, तो अगर हमसे कोई कह दिया कि इसमें 10 किलोमीटर चल रहा है, इसमें 5 किलोमीटर चल रहा है, तो अगर 10 किलोमीटर में ये नदी की तरफ 3 किलोमीटर चला था, समझ गए, 10 किलोमीटर में अगर ये नदी की तरफ 3 किलोमीटर चला था, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि अगले 5 किलोमीटर में भी ये नदी की तरफ 3 किलोमीटर चलेगा या 1.5 किलोमीटर चलेगा। ये बात नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इस बार इस बार हमारे पास क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही चला, ये ऐसे भी चल सकता है, ये ऐसे भी चल सकता है, ये ऐसे भी चल सकता है 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर ऐसे भी चल सकता है। अगर ये 5 किलोमीटर ऐसे चलेगा तो ये नदी की तरफ बिल्कुल नहीं चला है, ये नदी पर ही चल रहा है। ये ऐसे चल रहा है तो नदी के अगेंस्ट 5 किलोमीटर चल रहा है। ये ऐसे चल रहा है तो नदी के अगेंस्ट कुछ थोड़ा बहुत चलेगा। ये ऐसे चल रहा है तो 5 से थोड़ा बहुत और कम चलेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन वेक्टर्स को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। अगर हमने कहा कि ये जो 10 है और ये जो 5 है, इन दोनों वेक्टर्स को हम डायरेक्ट ऐड करें तो हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये 15 है। समझ गए? इसको हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये 15 है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट 10 5 15 कह दिया तो ये 10 5 15 यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, इसकी कहाँ पे मंजिल है। ठीक, तो अब इसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इसको ऐड करने के अलग अलग तरीके होंगे। ठीक है, तो उन तरीकों के बारे में समझेंगे। हाँ, एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है और फिर उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है तो हम इसको डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन में आगे जा रहा है और उसी डायरेक्शन में थोड़ा और आगे जा रहा है तो हम इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। बस हम इतना कह सकते हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो इनको हम अलजेब्रिक तरीके से जोड़ नहीं सकते। यही बात हमने यहाँ पर लिखी होगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है। Two or more vectors can be added together provided that they have same direction, but vectors cannot be added by using ordinary laws of addition. ये बात गौर करने वाली है, ordinary laws of addition। समझ गए? ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एडिशन का मतलब जैसे एडिशन के ऑर्डिनरी लॉज होते हैं, जिससे हम लोग 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4 करते हैं। ऑफ अलजेब्रा, the resultant vector of two or more vectors is defined as the single vector with produce the same effect as two or more given vectors combinedly produce। इसके कहने का मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट होगा, मतलब दो वेक्टर्स को जोड़ने वाला जो तीसरा वेक्टर होगा, वो इन दोनों के साथ में जो इफेक्ट आ रहा होगा। अब इफेक्ट की बात समझते हैं। अब जैसे मान लो मैंने किसी आदमी के इस वाले गाल पे एक तमाचा मारा और इधर वाले गाल पे दूसरा तमाचा मार दिया। अब मान लो ये दोनों चीजें आपस में बैलेंस हो गई। अब अगर हम उससे कहें कि तुम्हारे ऊपर ओवरऑल फोर्स कितना लगा, वो कह देगा 0, क्योंकि इधर से भी उतना ही लग गया, इधर से भी उतना ही लग गया। दर्द हो रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल फोर्स 0 लग गया। मतलब कहने का ये हुआ कि इन दोनों का कंबाइंड जो काम हुआ वो तो 0 हो गया, क्योंकि जब हमने इस वाले से मारा तो इधर टेढ़ा हुआ, लेकिन वापस मैंने इस वाले से मारा तो वापस सीधा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना वर्क पहले हुआ था वापस से उतना वर्क 0 हो गया। तो इन दोनों को जब वेक्टर एडिशन करेंगे तो हम कह देंगे 0। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक का अलग इफेक्ट अलग था, मतलब समझ रहे, पहले वाले का इफेक्ट अलग था, दूसरे वाले का इफेक्ट अलग हो गया, लेकिन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट 0 हो गया। जैसे अगर मान लो कि मैं 5 किलोमीटर, जैसे मान लो कि मैं 4 किलोमीटर इधर चल जाऊं और फिर उसके बाद 3 किलोमीटर इधर चल जाऊं, तो इन दोनों वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो ये है। इन दोनों वेक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ये है। समझ गए नहीं समझ गए? या फिर अगर मैं मान लूं कि कुछ यूं चल जाऊं, फिर कुछ यूं चल जाऊं, फिर कुछ यूं चल जाऊं, फिर कुछ यूं चल जाऊं, तो इन चारों वेक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, वो तो मेरे बड़े भाई, वो तो ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। जो इन चारों वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट होगा वो तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि हम इन चार वेक्टर्स को ऐसे यहां पर रखें तो इनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो इधर की ओर आ जाएगा।
समझ गए नहीं समझ गए? तो ये हमारे पास वेक्टर एडिशन होता है इस तरह से कि मतलब जो वेक्टरों का सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द मतलब इन चारों वेक्टर्स का जो एडिशन होगा वो एक सिंगल वेक्टर होगा जो इन चारों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। मतलब इन चारों वेक्टर्स को लगा लो या तो इस वेक्टर को एक साथ लगा लो तो इफेक्ट उतना ही। जैसे मान लो कि तुम यहां से पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान से भूटान चले जाओ, भूटान से चाइना चले जाओ, तो इन तीनों वेक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या है? इंडिया टू चाइना। वाया कहां से उससे मतलब थोड़ी ना है, इंडिया टू चाइना। तो अब इन चारों वेक्टर्स का जो एडिशन होगा वो होगा भारत से चीन, इंडिया टू चाइना। समझ गए नहीं समझ गए? तो इसका मतलब इन चारों तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर होगा और उस वेक्टर का नाम होगा इंडिया से चाइना। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो ये होता है हमारे पास यहाँ पर वेक्टर्स के एडिशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं कि अब वेक्टर्स को अगर हम ऐसे जोड़ नहीं सकते तो वेक्टर्स को भैया फिर कैसे जोड़ सकते हैं? तो ये आ गया हमारे पास। अब वेक्टर्स को जोड़ने के लॉज समझते हैं, वेक्टर्स को जोड़ने के नियम समझते हैं। तो भैया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सबसे पहला नियम है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब इस लॉ से हमको ये पता चल जाता है बहुत आसानी से, वैसे इस लॉ से हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के बारे में पता चल सकता है, लेकिन फिर भी हमें इस लॉ से डायरेक्शन के बारे में बहुत अच्छा पता चलता है। ठीक है, अब ये कहता क्या है, एक बार इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, अगर हमें एक वेक्टर मिल गया है, अगर हमें मान लो एक वेक्टर मिल गया है ये और एक वेक्टर मिल गया है ये, मतलब दो साइड सेम ऑर्डर में, किसी ट्रायंगल की दो साइड अगर हमें सेम ऑर्डर में मिल जाती हैं, when their resultant is represented completely both in magnitude and direction by third side of triangle taken in opposite order। मतलब कि अब सेम ऑर्डर होता तो ये डायरेक्ट ऐसे मिल जाता है इधर से, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में अगर हम किसी को तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करें तो ये इन दोनों वेक्टर्स का जो है रिजल्टेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ कहना ये चाह रहा है। अब जैसे यहाँ पर हम अगर समझें तो इधर हमने जो एक इमेज दी हुई है कि अगर कोई लड़का जो है इस पहाड़ पे चढ़ना चाह रहा है तो एक वेक्टर ये चलेगा, ये ए वेक्टर, एक वेक्टर ये चलेगा ऐसे ए वेक्टर इधर की ओर। अब मान लो पहाड़ के पहले पैरेलल पैरेलल चल गया, फिर इधर से चढ़ गया, पहुंचा तो वहीं सी पे ही ना। ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, इनका रिजल्टेंट ये तीसरा वेक्टर। मतलब कि या तो डायरेक्ट ऐसे चढ़ जाता, इन दोनों का जो फाइनल इम्पैक्ट है वो तो ये यहां से यहां तक वाला ही है ना। मतलब समझ रहे हो, एडिशन का मतलब क्या हुआ, उन दोनों का जो फाइनल इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक वेक्टर ये गया, दूसरा वेक्टर ये गया, इन दोनों का फाइनल वेक्टर तो यहीं से डायरेक्ट जाएगा ना, फाइनल इम्पैक्ट तो यही होगा ना। चाहे तुम इधर यूं चले जाओ, यूं चले जाओ, चाहे डायरेक्ट यूं चले जाओ, भाई यही तो तरीका है, या तो यूं चले जाओ, यूं चले जाओ, और या तो डायरेक्ट चले जाओ, भाई यही तो तरीका है ना। तो इस तरीके से हम जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया देखते हैं यहाँ पर कि इससे देखो, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब इसका जो फाइनल इम्पैक्ट है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का, वो एकदम जो है ऐसे सीधा सीधा हो जाता है। ठीक है, अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हैं तो आप इन चीजों को ऑब्वियसली लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, रिजल्टेंट वेक्टर को हम आर वेक्टर से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और वो डायरेक्ट ऐसे आ गया। तो अब यहां से जो हमने ये चीज सीखी, इस पे अगर हमारे पास हो जाए तो एक हम न्यूमेरिकल भी करना चाहेंगे। ये आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है, अ बॉडी ट्रेवल्स 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ एंड देन 7 मीटर ड्यू टू ईस्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक बॉडी है वो 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ एंड देन 7 मीटर ड्यू टू ईस्ट चल रहा है।
10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ का मतलब नॉर्थ, याद करो डायरेक्शन, नॉर्थ किधर थी, ऊपर की ओर थी, नॉर्थ किधर थी, ऊपर की ओर। तो अब 10 मीटर ये भाई जो है वो 10 मीटर अब चलेगा ऊपर की ओर। 10 मीटर किधर चलेगा, ऊपर की ओर। तो ये भाई अपना जो है 10 मीटर ऊपर की ओर मान लो ये चल गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ एंड 7 मीटर ड्यू टू ईस्ट। ठीक है। हाँ, 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ एंड 7 मीटर ड्यू टू ईस्ट। तो अब यहां से भैया 7 मीटर ड्यू टू ईस्ट चला लो इसको। कुछ यूं है, इस पे जो ये कैलकुलेशंस लिख के आ रहे हैं इन पे आप ना जाएं। थोड़ा सा इनमें वो हो सकता है, क्योंकि वो देख के मैं नहीं बना रहा। तो 7 मीटर ड्यू टू ईस्ट हो गया, तो भैया 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ हो गया। और ईस्ट हमने किधर बोला था, ईस्ट हमने बोला था राइट साइड। तो राइट साइड हमारे पास हो गया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी। तो अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें, भैया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे देखो, यहां से लेकर के यहां तक। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहले यूं चला, लेकिन इन दोनों का जो फाइनल इम्पैक्ट पड़ा वो तो यूं पड़ा ना भैया। पहले अगर मान लो कि यूं चल गया ऊपर की ओर फिर इधर चल गया, लेकिन फाइनल इम्पैक्ट तो इधर की ओर से पड़ा। तो अब अगर हम ये कहें कि इधर की ओर हमारे पास ये 10 मीटर चला और इधर हमारे पास ये 7 मीटर चला, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हमें ये बात पता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर इसमें भैया किसी को डाउट हो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो भैया इसमें फिर मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें मैं क्या ही बताऊं किसकी गलती है, लेकिन अब है, किसी की तो है। भाई चार डायरेक्शन है, 360 डिग्री है, 90 90 90 90 बांट दो, 90 90 90 90। भैया तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो भैया एक अंधा भी बता देगा मेरे को कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो यहाँ पाइथागोरस लग जाएगी। अब अगर पाइथागोरस लग गई तो यहाँ पर हम भैया सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो यहाँ से हमारे पास भैया रिजल्टेंट वेक्टर का जो है इसका मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट का मॉड, मतलब जो रिजल्टेंट यानी डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 × 49 प्लस 10⁻100। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 149। और यहां से ये आ गया भैया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हमारे पास भैया आ गया डिस्प्लेसमेंट, और ये इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 149 अंडर रूट का। तो यानी कि ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया अंडर रूट 149 आ गया। यहां तक भैया किसी को कोई आपत्ति अगर ना हो और आप लोग हामी भरें, तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि भैया डायरेक्शन के बारे में बात हो जाए। डायरेक्शन, अब ये बंदा इधर इधर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो आप समझो कि यूं है तो इधर की ओर मुंह करके खड़ा है। ऊपर की ओर है नॉर्थ, इधर की ओर है ईस्ट, तो मतलब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है। किस डायरेक्शन में खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है। अब अगर तुमसे कोई कहे कि एंगल टू नॉर्थ बता दो, माने ये वाला एंगल बता दो कि नॉर्थ की तरफ से कितना एंगल बना रहा है, तो जो थीटा ये होगा वही थीटा ये होगा। अगर आप लोगों ने बचपन में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो, माने कि त्रिकोणमिति पढ़ी हो, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा क्या, ये थीटा की अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो यहां से आ जाएगा tan थीटा बराबर 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये आ जाएगा 7/10। तो भैया यहां से हमारे पास ये आ गया थीटा। और अगर इसको थोड़ा सा और क्रिएटिव और थोड़ा सा और दिखने में खूबसूरत करना हो, है ना, मतलब कि जैसे एकदम ऐसा लिख दो कि एग्जामिनर एकदम तार तार हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू tan 1/7/10 रख देंगे। अब अगर भैया इसमें किसी को कोई आपत्ति हो, तो भैया इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें मैं क्या जानू किसकी क्या आपत्ति है। थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर से थोड़ा कष्ट उठा लीजिए,
तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या मैंने समझाया है। तो अब यहाँ पर हमने ये देखा कि ये अपने पास क्या था, यहाँ पर अपने पास ऐसा कुछ ट्रायंगल था, मतलब समकोण त्रिभुज था, राइट एंगल ट्रायंगल था। तो हमने मैग्नीट्यूड बड़े आसानी से, बड़े प्यार मोहब्बत से हमने जो है मैग्नीट्यूड निकाल लिया। किंतु परंतु बट अगर ये 90 डिग्री ना होता तो तब क्या करते? अगर ये 90 डिग्री ना होता तब क्या करते? तब इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम एक नए फॉर्मूले का आविष्कार करते हैं, नए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश योग के में समांतर चतुर्भुज का नियम, ये कहते हैं भैया इसमें। तो थोड़ा सा जो है फोन को म्यूट करते हुए आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा टिंग 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 कर रहा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, तो अब आगे चलते हैं। जी हाँ भाइयों और बहनों, जी हाँ मेरे दोस्तों, अगले स्लाइड पे आते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि अगर अब हमें एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये एक वेक्टर ए दिया हुआ है कुछ, ये इसको थोड़ा सा जो है इसकी निब में पतलापन लाते हैं, क्योंकि बहुत मोटा चल रहा है। तो अगर हमें एक वेक्टर दिया हुआ है ये, और दूसरा वेक्टर अगर हमें दिया हुआ है ये, ए और बी, दो वेक्टर अगर हमें ये दिए हुए हैं, ठीक है, अगर हमें ये दो ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, और हमें इनके बीच में एक चीज और दी हुई है, इनके बीच में जो एंगल है वो हमें थीटा दिया हुआ है, इनके बीच में जो एंगल हमें दिया गया है वो थीटा दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा इसमें क्रिएटिव चीज ये करेंगे कि हमने वेक्टर में सबसे दूसरी स्लाइड में जो पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर ये दोनों चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो, तो वेक्टर सेम होता है। तो अब यहाँ पर अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज ना करें और उसको इधर उधर शिफ्ट कर दें, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो भैया क्या करो, इसको यूं ही ऐसे आगे की ओर यूं शिफ्ट कर दो। तो जब इसको यूं शिफ्ट कर दोगे, तो यहाँ पर एक और बी वेक्टर आ जाएगा, और यहाँ पर एक और ए वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर एक और आ जाएगा। और जैसे हमारे पास ये वाली बातें बन के आई, हमने एक और धीरे से दांव खेल दिया कि यहाँ से हमने जो है इस पे एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप कर दिया नीचे की ओर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर की ओर ड्रॉप कर दिया। यहाँ से हम लोग जो है इतना खेल गए। हमने कहा कि ये अगर हमारे पास ए वेक्टर है, और हमने कहा ये अगर हमारे पास बी वेक्टर है, तो ये ऊपर वाला भी ए वेक्टर हो जाएगा, और ये इधर वाला बी वेक्टर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? फिर वही बात कि भैया डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसका भी इधर की ओर उतना ही है, और इसका भी इधर की ओर उतना ही है, और इसका भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इधर की ओर उतना ही है, इसका भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उधर की ओर उतना ही है। और परपेंडिकुलर हमने अपनी सहूलियत के लिए डाल दिया, अभी हम आगे चल के देखेंगे कि क्या करते हैं उससे। भैया यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे लगाएंगे, उसके बारे में एक चीज देखो कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और दोनों, देखो ये इसके, इसका हेड है और बी वेक्टर का ये टेल है, हेड एंड टेल साथ साथ जुड़े हैं, तो ये ट्रायंगल की दो साइड बन सकते हैं, बड़े आराम से दो साइड बन सकते हैं। एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ट्रायंगल की दो साइड बन गई। तो तीसरी साइड अगर हमें बनानी है, तो हम झर्र से यहां से चालू करेंगे, और ये हम तीसरी साइड बना देंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमने तीर वाले निशान का प्रयोग नहीं किया है। तो हम तीसरी साइड यहाँ से ये बना देंगे, और हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां से भैया रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्राप्त हो गया। अब अगर हमें यहां से आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्राप्त हो गया, तो अब हम यहाँ पर बढ़िया बढ़िया दो चार बातें लिखेंगे और समझेंगे। अब आप इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए। जब कभी अगर मान लो बोर्ड्स में हमें इसको लिखना हो या इसकी थ्योरी आ जाए, तो सीधा सीधा इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए, जो मैं अभी नरेट करने जा रहा हूँ हिंदी में।
कि भैया हमको दो वेक्टर मिले, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनका एंगल थीटा था। बी वेक्टर को हमने आगे बढ़ा करके ए वेक्टर की टेल से लगा, हेड से लगा दिया। ए वेक्टर को ऊपर बढ़ा करके हमने बी वेक्टर के हेड से लगा दिया। यहाँ पर हमने ए वेक्टर बी वेक्टर को इधर जोड़ दिया। अब हम क्या कहेंगे, मतलब ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हमने रिजल्टेंट बना लिया। अब एक बड़ा प्यारा सा काम अगर हम और कर दें तो एकदम आत्मा ही प्रसन्न हो जाए। तो प्यारा सा काम क्या करेंगे, अगर कोई मैथ प्रेमी यहाँ पर बैठा होगा तो उसको तो मजा ही आ जाएगा। वो क्या है कि अगर यहाँ पर हम थोड़ी नामकरण कर दें, इसको पी बोल दें, इसको क्यू बोल दें, इसको आर बोल दें, इसको एस बोल दें, पी क्यू आर एस, और इसको अगर हम टी बोल दें, तब तो मजे ही आ जाए एकदम, है ना। दिल ही खुश हो जाए एकदम। तो यहाँ से हमने पी क्यू आर एस और टी नामकरण कर लिया। अगर हम गौर से देखें, अपनी तिरछी निगाहों को एकदम जो है इधर सटाते हुए, तो हमको दिखने लगता है कि यहाँ पर हमको 90 डिग्री का एंगल प्राप्त हो गया है। यहाँ पर हमको 90 डिग्री का एंगल मिल गया, वाह भाई वाह। अब अगर 90 डिग्री का एंगल हमको मिल गया, जहां भी 90 डिग्री का एंगल मिल जाता है, हम लोग तुरंत आंखों और कानों को खड़ा करते हैं और तुरंत याद करते हैं किसको, पाइथागोरस साहब को। पाइथागोरस साहब को जैसे याद करो भैया, 90 डिग्री एंगल देखते ही तुरंत अगर हमें पाइथागोरस साहब याद आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, हम तुरंत देखेंगे अच्छा 90 डिग्री, तो ये वाला ट्रायंगल, दो दो ट्रायंगल हमको मिल गए, ओए बल्ले बल्ले। तो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे अच्छा चाहे ये ट्रायंगल हो चाहे ये ट्रायंगल हो, दो के दोनों ट्रायंगल अगर हम देखें तो हमको कुछ कुछ थोड़ा मिसिंग सा दिख रहा है, फोमो फोमो दिख रहा है थोड़ा सा। मिसिंग क्या है भैया, मिसिंग है इसमें क्यूटी और आरटी। क्यूटी और आरटी दो लोग मिसिंग हैं। तो अब क्यूटी को पहले निकालते हैं, क्यूटी अपनी सबकी फेवरेट है, तो क्यूटी को पहले निकालते हैं। एक बात हम समझेंगे कि अगर ये थीटा है तो बड़े भाई ये भी थीटा होना पड़ेगा पैरेलल एंगल से भैया। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, बीच में एक लाइन है, तो इन दोनों का जो एंगल होगा ये सेम हो जाएगा। तो भैया ये थीटा एंगल हो गया। यहाँ तक बातें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एकदम क्लियरली बता दी हैं। अब ये सब बातें अगर बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो गई हों, तो अब हम लोग ट्रायंगल डिस्कस करना चालू करते हैं एक तरफ से। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल क्यू आर टी। सबसे पहले जब हम ट्रायंगल क्यू आर टी को डिस्कस करेंगे, तो हमको ये पता है कि इसमें अगर हम साइन थीटा की बात करें, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, माने आर टी अपॉन बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो यहां से हो जाएगा ये आर टी अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो यहां से हमारे पास जो आर टी की वैल्यू आएगी वो आएगी मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। क्या आ जाएगी आर टी की वैल्यू, मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। भैया समझ में आ गया हो, तो भैया एकदम हमारी बात से ताल्लुक रखें और आगे बढ़ना चालू करते हैं। तो यहां से हमारे पास आरटी की वैल्यू आ गई। अब अगर हम आगे और थोड़ा बढ़ें, तो हम ये देखेंगे कि इसी में हम अगर cos थीटा लगा दें, इसी ट्रायंगल में अगर हम cos थीटा लगा दें, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात हो जाएगी। बेस है हमारे पास क्यूटी, वापस से आगे क्यूटी, क्यूटी बेस है हमारे पास। तो इस क्यूटी के बारे में अगर बात करें, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, माने क्यूटी अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से क्यूटी इज इक्वल्स टू आ जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। तो भैया जैसे हमको ये एक बेहतरीन बात पता चली, हमने तुरंत लपक लिया भैया किसको, क्यूटी को और आरटी को। अब हमको जैसे क्यूटी और आरटी पता चले, आहा अब तो मजा ही आ गया, क्योंकि अब क्यूटी और आरटी पता चल गए हैं, इस ट्रायंगल का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम भैया आगे बढ़ेंगे और यूज करेंगे अगले ट्रायंगल को। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, अपना ही बोर्ड है। तो अब भैया यहाँ से हम लिखेंगे ट्रायंगल पी आर, सॉरी 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 सॉरी, पी आर टी। ट्रायंगल पी आर टी में अगर देखा जाए, तो आ जाएगा हमारे पास पी आर का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा पी आर का
होल स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू आर टी का होल स्क्वायर प्लस पी टी का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, ये सारी बातें आ गई हैं। अब हम जो है इन सबको पुट करना चालू करते हैं। पुट जब करेंगे, अब भैया पुटिंग के लिए मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना मैं थोड़ा सा कोई डिफरेंट कलर उठाऊं, और मेरा मन आकर के टिकेगा पीले गुलाबी पे। आओ गुलाबी के साथ थोड़ी हमजोली करी जाए। तो अब भैया यहाँ से हमारे पास ये हमको कलर मिल गया। तो अब भैया पी आर क्या है? पी आर है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। वाओ, क्या तो कलर खिल के आया। रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर के मॉड का स्क्वायर करते हुए और बराबर आर टी क्या है? अब आर टी को देखेंगे, और आर टी हमको पता है मॉड बी वेक्टर साइन थीटा है। तो यहां पर हम लिख देंगे मॉड बी वेक्टर साइन थीटा, और प्लस जो पीटी है, पीटी भैया क्या है? पीटी को देखेंगे, पी और टी, पीटी क्या है? पी क्यू प्लस क्यूटी, क्यूटी फिर आ गई। तो यहां से भैया पीटी क्या है? पी क्यू प्लस क्यूटी, इसका होल स्क्वायर है। अब यहां से वापस से हम क्या कहेंगे? आर वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, अच्छा यहां पर स्क्वायर भी तो था, अब तो अब यहां से मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां से अब देखें तो ये आ जाएगा पी क्यू। पी क्यू को लिख सकते हैं पी क्यू, पी क्यू को लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर का मॉड, प्लस क्यूटी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। अब इसका होल स्क्वायर हो गया। भैया यहां से हमको रिजल्टेंट के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हो गई है। तो अब भैया इसके बाद अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या था देख लेंगे सारे भाई, कि मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में अंदर चलते हैं भैया। तो यहां से जब हम कहाँ गए, कहाँ गए, ये आ गए। तो यहाँ से ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, तो यहाँ से भैया आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो अब भैया हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन जो है स्क्वायर करने के बाद और सारा कुछ काम करने के बाद हमें मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन हमको पता नहीं क्यों एकदम से एक चीज देख के चमक सा गया कुछ, कि भैया यहाँ और यहाँ अगर देखें तो मॉड बी वेक्टर और मॉड बी वेक्टर कॉमन आ जाएगा। तो जैसे कॉमन आया, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ओ माय गॉड, जैसे हमने देखा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, तुरंत हमारे दिमाग में आइडेंटिटी चमकने लगी, तुरंत वन चमकने लगा। और जैसे इतना रिड्यूस करने का मौका मिलता है तो कोई हमारा छोटा भाई इस मौके को छोड़ता थोड़ी है। तो यहाँ से आर वेक्टर इज इक्वल टू, इन दोनों में पहले तो ए वेक्टर का स्क्वायर कर लूं, ए वेक्टर का स्क्वायर लिख लो तसल्ली से। इसके बाद यहाँ मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर तो डाल ही दिया, वो अंदर देखा भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। और जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना, अंदर हमारे पास टू ए वेक्टर और बी वेक्टर का साथ कैसे छोड़ दोगे? इसको भी तो साथ में रख के चलना पड़ेगा। तो यहां से भैया हमारे पास आर वेक्टर का स्क्वायर जो आया, वो आ गया मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1, और ये आ गया प्लस टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। और अब मजा तो तब आ जाए जब बात बन जाए और ये स्क्वायर उधर अंडर रूट में चला जाए। तो भैया यहां से रिजल्टेंट वेक्टर की जो ऐतिहासिक फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, वो हो गया ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा।
और भैया यहाँ पर आपको मुबारक हो, आप डिराइव कर चुके हैं फिजिक्स का सबसे ऐतिहासिक और सबसे उपयोगी यूजफुल फॉर्मूला, जो हर चैप्टर में लगभग यूज होता है यार। इस फॉर्मूले को मतलब ऐसा गांठ में बांध लो, इसे रस्सी में बांध के गांठ लगा लो और कहीं छुपा के जेब में किसी कोने में रख लो, ठीक है। तो ये मतलब फॉर्मूला भूलना ही नहीं चाहिए। रात के 2 बजे भी अगर पूछा जाए, एकदम से ऐसे सपना देख रहे हो, कोई ऐसे पूछ ले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, ओके ओके ओके, आर वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ए मॉड का ए स्क्वायर प्लस मॉड का बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए बी मॉड बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये फॉर्मूला भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट लो, गांठ बांध लो, कंठस्थ कर लो। अब जब इतना सब काम कर ही चुके हैं, तो एक एडिशनल बात छोटी सी और कर लेते हैं। समझ गए? वैसे अब इतना काम करने के बाद बात पचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे सारे होनहार छोटे भाई बहन जो हैं, तो वो इस बात को पचा ले जाएंगे। किसी ने कहा कि अच्छा सब वेक्टर वेक्टर सब निकाल लिया, चलो ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू आपने निकाल दी, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, बधाई हो। लेकिन अगर कोई कह दे कि अच्छा जो ए वेक्टर था और जो आपका रिजल्टेंट आया, इन दोनों के बीच का वेक्टर क्या होगा? अगर इस वेक्टर की बात कर ले, तो हमने मजे मजे में इसका नाम अल्फा रख दिया। और जैसे हमने इसका नाम अल्फा रखा, हो एकदम हमारे दिमाग में एक बात चमक गई। वो बात ये चमक गई कि ये तो ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में यहाँ थीटा था ना, यहाँ तो अल्फा आ गया, ट्रायंगल तो हमारे पास ऑलरेडी है। और जैसे ये tan अल्फा हुआ, जैसे ये अल्फा हुआ, वैसे हमको इसका बेस भी, इसका परपेंडिकुलर भी मालूम है, इसका बेस भी मालूम है। बस तुरंत हम इसका tan अल्फा लिख देंगे। तो तुरंत हमने इधर क्या लिखा? हमने इधर एक नए फॉर्मूले के रूप में इसको जन्म दिया, और इधर लिख दिया tan अल्फा बराबर tan tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। भैया इसका परपेंडिकुलर अल्फा के सामने क्या है? आर टी। और आर टी क्या है? मॉड बी वेक्टर साइन थीटा। तो आर टी हो जाएगा भैया मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय, यहां से हम देखेंगे कि इसका बेस क्या है। तो बेस है हमारे पास पीटी। पीटी, वो पीटी क्या था? पी क्यू प्लस क्यू टी, पी क्यू प्लस क्यू टी। और पी क्यू क्या है? ए वेक्टर। और क्यू टी क्या है? मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। तो यहां से हम चटापट इसको लिख देंगे, मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। अच्छा, अब एक बस बात याद रखनी है, tan अल्फा तो आप लोग समझ गए। बस एक बात छोटी सी याद रखनी है कि जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल निकालेंगे, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये रिजल्टेंट है, इसके बीच का एंगल अल्फा है। अगर हम ए वेक्टर के और रिजल्टेंट के बीच में अल्फा निकालेंगे, तो ए वेक्टर यहां आएगा। अब इस बात को अगर उल्टा बोलें, तो इस फॉर्मूले में जिस वेक्टर को आप यहां लिखोगे, अल्फा उस वेक्टर के साथ का एंगल होगा रिजल्टेंट का। समझ गए? रिजल्टेंट और इस वेक्टर के साथ का एंगल होगा। अगर ए वेक्टर को यहां भेज दो, और बी वेक्टर, ए वेक्टर को यहां और यहां इंपोर्ट कर दो, अगर ए वेक्टर यहां डाल दो, ए वेक्टर यहां डाल दो, और बी वेक्टर यहां डाल दो, बी वेक्टर यहां डाल दो, समझ गए? मतलब इस फॉर्मूले को कुछ यूं कर दो, ध्यान से सुनना, ए वेक्टर साइन थीटा अपॉन बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कॉस थीटा। तो ये एंगल आ जाएगा बी वेक्टर और इसके रिजल्टेंट के बीच। समझ में आ गई बात भैया? एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो भैया आप लोग जो है इस फॉर्मूले को गांठ बांध लीजिए, एकदम जो है गठरी में लपेट के रख लीजिए। तो यहां से हमारे पास ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कंप्लीट हो गई। तो यहां से भैया अगर हम एक आध एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एक आध न्यूमेरिकल की बात कर ही लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट बिना न्यूमेरिकल के वैसा लगता है जैसे कोई वैवाहिक स्त्री बिना सिंदूर के। समझ रहे हो? बिना मंगलसूत्र के। वाह क्या बात है! समझ रहे हो? जैसे पुरुष बिना मूंछों के, वैसे ही जो है इसमें एक ओशो की बड़ी प्यारी लाइन याद आ गई। उनसे किसी ने पूछा था कि आदमियों को मूछें रखवानी चाहिए नहीं रखवानी चाहिए, तो ओशो ने बड़ा प्यारा जो है जवाब दिया था कि अ मैन विदाउट बियर्ड्स एंड मस्टेच इज लुक्स लाइक वुमेन विद बियर्ड्स एंड मस्टेच।
तो कोई बात नहीं, एनीवे। तो यहाँ पर हम लोग क्या है कि इसकी बात करते हैं कि कोई भी जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट बिना एग्जाम्पल के, बिना न्यूमेरिकल के नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, मतलब मैग्नीट। अब न्यूमेरिकल लगाते समय एक बात एकदम ध्यान रख लो, एक एक लाइन पढ़ते रहो, जो जो देता रहे उसको उसको लिखते रहो। क्या कह दिया कि मैग्नीट ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर 3 and 4, माने मॉड ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 बोल दिया, मॉड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 बोल दिया। आहा क्या बात है, मजा ही आ गया एकदम। मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 3 बोल दिया, मॉड बी वेक्टर इक्वल टू 4 बोल दिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब इन दोनों के बीच में एंगल माने थीटा निकालना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दिया गया है। अपने को यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला वाला माने ठीक है, तो पहला वाला जो दिया हुआ है वो 7 यूनिट दिया हुआ है। तो अब एक मैं करके दिखाऊंगा, बाकी ये तीनों आप लोग स्वयं ट्राई करें, ठीक है। तो अब पहला वाला जो है ये कहना चाह रहा है कि भैया आर वेक्टर, तो ये भैया आर वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये मॉड ऑफ आर वेक्टर है, प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर, कॉस थीटा। ये हो गया भैया। तो अब यहां से मॉड ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू अपने को 7 यूनिट्स दी हुई है, तो यहां से 7 इज इक्वल्स टू अंडर रूट लगाया। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू भी 3 दी हुई है, तो ये आ गया 3 स्क्वायर, प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू 4 दी हुई है, तो यहां से ये 4 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। और यही थीटा अपने को निकालना है मेरे भाई, ठीक, यही थीटा अपने को निकालना है। तो अब भैया इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, तो 7 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 त्रिका 9, प्लस 4 चौक 16, प्लस 3 चौक 12 दूना 24, 24 कॉस थीटा। तो यहां से भैया अंडर रूट इधर आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको थोड़ा मैं अगर इधर की ओर सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो मेरे सारे छोटे भाइयों को ये स्टेप दिखना चाहिए कि अगर अंडर रूट उधर गया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 16 और 9 हो गया 25, और प्लस 24 कॉस थीटा। ये आ गया भैया, ये दिख रहा है सबको। तो यहां से भैया 25 अगर 49 में से जाएगा, तो 49 - 25, वो बच्चे जिन्होंने बचपन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी उनके लिए स्टेप मैंने लिख दिया है। तो 49 में से 25, 49 में से 25 गया, तो ये हो गया 24 इज इक्वल्स टू 24 कॉस थीटा। तो 24 से 24 कट गया, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया। यहां से अगर थीटा की बात करें, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1। और कॉस में भैया 1 कब होता है, कॉस में 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 0। क्या होती है भैया थीटा की वैल्यू, क्या होती है थीटा की वैल्यू, 0। तो यहां से भैया आ जाएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसे ही करके हम लोग इन आप लोग इन तीनों क्वेश्चंस को, इन तीनों सिचुएशंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। भैया यहाँ पे देख लेते हैं की टेक अवेज, आज हम लोग ने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले 3 टाइप ऑफ क्वांटिटीज, तीनों क्वांटिटीज को देखा, और उसके बाद वेक्टर प्रॉपर्टीज, वेक्टर की प्रॉपर्टीज को देखा, वेक्टर के टाइप्स को देखा, फिर उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देखा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लोग को समझ में भी आया होगा। और मेन जो हम लोगों ने काम किया वो वेक्टर एडिशन पे किया, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, रिजल्टेंट कंबाइंड इफेक्ट, और ये सब के बारे में हम लोग ने अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करी, जिससे आप लोग को थोड़ा मजा आया, हमें भी बहुत मजा आया। वाह, यहाँ तक हमारे पास आज का वेक्टर का पहला लेक्चर हमारा जो है खत्म होता है। और वेक्टर के बारे में हम लोग ने ठीक ठाक बातें आज कर ली हैं, जो आगे चल के आपको बहुत काम देंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर के बारे में और इस लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोग थोड़ा बहुत कमेंट में रिव्यूज भी बताना। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना है, वो ये कि ये सब जो है
जो पीपीटी है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कोशिश करूँगा कि मैं 4-5 जब लेक्चर अपने कंप्लीट हो जाएँ तो उसपे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मैं दे सकूँ। और इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि य जहाँ से हम लोग लाइव ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आगे लाइव भी आएँगे। तो इस जगह का नाम है शुक्लागंज और ये उन्नाव जिले में पड़ता है। अगर यहाँ से कोई ऑफ़लाइन भी हमारे यहाँ जेईई की तैयारी करना चाहता है, तो वो उसका बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। अलविदा, शुक्रिया, बाय।